Right. So far we have seen in AC circuits, of course. तो हमने कल AC सर्किट स्टार्ट किया था. जस्ट अ वेरी क्विक रिवीजन कि क्या क्या देखा है हमने. AC सिग्नल्स, चाहे वो EMF हो चाहे वो करंट हो, we represent it in terms of sine wave और cosine wave. हमको ये पता होना चाहिए. Then we have found out what is mean value or average value. क्यों? क्योंकि we wanted to compare two signals. That is why we compare using mean values. और हमने देखा mean value is nothing but 0.637 of peak value. पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या करंट. फिर हमने फाइंड किया था व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज नथिंग बट पीक वैल्यू बाय रूट टू. 1 by रूट टू इज 0.707. तो 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू. देन वी हैव सीन व्हाट आर फेजर्स. और अगर आपको एसी सिग्नल का स्टडी करना है इन डिटेल तो फेजर इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अस. फेजर्स आर नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर्स. तो फेजर्स जो होते हैं वो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, एंड दे गिव यू इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. वो आपको ये बता सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है या फिर ईएमएफ लीड कर रहा है. वो आपको बता सकते हैं करंट का ईएमएफ का पीक वैल्यू क्या है. वो आपको बता सकते हैं उनका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है. तो यू मे गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेजर्स. तो एज आई टोल्ड यू कि एसी सर्किट स्टडी करते वक्त वी यूज फेजर्स. तो अब पहला सर्किट हमने देखा था कि जिसमें हमें प्योर रजिस्टर को एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया एंड एसी सिग्नल वाज E0 sin omega t. देन by Ohm's law we have seen E equal to IR and I equal to E by R, but E is E0 sin omega t by R. तो ये आ गया आपके पास करंट का इक्वेशन. एंड करंट की वैल्यू को अगर मैक्सिमम होना है तो sin omega t की वैल्यू शुड बी मैक्सिमम, दैट इज इट शुड बी +1 बेसिकली, राइट. तो ये +1 होना चाहिए. तो sin ओमेगा t +1 अगर आता है तो यू गेट E0 by R and that is maximum value of current I0. That is I0 is equal to E0 by R. Then if you substitute here I0 आपको मिल जाएगा I equal to I0 sin omega t. So from equation number 4 and equation number 1, what do we see is EMF भी साइन है और करंट भी साइन है. दोनों साइन वेव्स है, मतलब दोनों इन फेज है, मतलब देयर इज नो लीड नो लैग. बट ऑफ कोर्स व्हाट वी नो इज कि EMF का जो पीक वैल्यू है वो ज्यादा है और करंट का क्या है, कम है. क्यों कम है? क्योंकि करंट का पीक वैल्यू इज EMF का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय R, एज यू कैन सी हियर, राइट. देन व्हाट एल्स डू वी सी इज कि यहाँ पे दोनों का मतलब करंट का और EMF का, करंट एंड EMF दोनों का मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम सब एक टाइम पे ही आता है. दैट इज व्हाई वी कॉल दीस टू वेव्स एज इन फेज. सो EMF एंड करंट आर इन फेज. देन फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे क्योंकि इन फेज है मतलब नो लीड नो लैग है. इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स दे आर इन सेम डायरेक्शन. देन यू हैव AC कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर. तो आपने इंडक्टर मतलब एक कॉइल है, उस कॉइल के अक्रॉस आपने एक सोर्स ऑफ करंट कनेक्ट किया है. यू कैन आल्सो टेक सोर्स ऑफ EMF. तो मैंने आपको बताया था डजंट मैटर हाउ यू स्टार्ट इज इररिलेवेंट हियर. आप बोल सकते हो कि मेरे पास E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t एक EMF सोर्स है जो हमने किसको कनेक्ट करके रखा है, इंडक्टर को. या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और उस करंट के सोर्स का इक्वेशन है I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t. और आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब नाम में ही ऑल्टरनेटिंग है, तो ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टर होगा, प्लस माइनस मतलब बाइडायरेक्शनल करंट है. तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो खुद के साथ ही लिंक था फ्लक्स, तो देयर इज चेंज इन द फ्लक्स लिंक विद द सेम कॉइल. Hence there will be an EMF induced in the coil. ये जो EMF इंड्यूस हुआ इसको हम बोलते हैं बैक EMF, और हमको ऑलरेडी पता है कि बैक EMF इज -L di/dt. अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जो बोलना है वो बोलो, समेशन E इक्वल टू 0. इन रियलिटी समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे R है ही नहीं तो पोटेंशियल का ड्रॉप है नहीं, इसलिए ओनली समेशन E इक्वल टू 0. So there are two EMF, एक तो अप्लाइड EMF E, एक बैक EMF E बैक. सब्स्टिट्यूट करोगे E माइनस L di/dt इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू L di/dt मिल जाएगा.
यहाँ पे I की जगह पे आप करंट सब्स्टिट्यूट कर दो, I0 sin omega t, and then take derivatives, and then you find an equation which is this: E equal to L omega I0 cos omega t, right? अब अगर cos omega t की वैल्यू 1 हो गई तो E की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू, जिसको डिनोट करते हैं हम E0 से। तो एज यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, if you put cos omega t as 1, you get E0 omega L I0. Good. So then resubstitute it over here. आपको मिल जाएगा E equal to E0 cos omega t. Then by comparing, you see इक्वेशन नंबर 4 में ईएमएफ का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 था करंट का इक्वेशन, करंट में साइन है और ईएमएफ में कॉस है। जिसमें कॉस होता है वो लीडिंग होता है हमेशा, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 पे 1 आती है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 आता है। तो ईएमएफ इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग, और क्योंकि एक साइन है एक कोसाइन है तो ईएमएफ इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, तो फेज डिफरेंस कितना, पाई बाय 2। गुड। देन फेजर डायग्राम यू ऑलरेडी नो। तो फेजर डायग्राम में आपको ईएमएफ को एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाना है, करंट को क्लॉकवाइज में पीछे दिखाना है, और एंगल दिखाना है टोटल 90 डिग्री का। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज अगर आप यहां से E0 बाय I0 करते हो तो क्या आएगा, ओमेगा एल। तो E0 बाय रूट 2 अपॉन I0 बाय रूट 2 इज ओमेगा एल, but E0 by root 2 is ERMS, I0 by root 2 is IRMS. तो ERMS upon IRMS is omega L. इस omega L को हम बोलते हैं XL, which is inductive reactance. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बेसिकली द आइडिया इज, इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आ गया जिसके डायमेंशंस रेजिस्टेंस के, मतलब इवन अ कॉइल, even though there is no resistance, that coil जिसको हमने इंडक्टर बोला है offers resistance किसको, to AC current, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में जो आएगा उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो नाउ द टर्म इज फॉर कैपेसिटर। नाउ व्हेन यू कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t ये अज्यूम करना है हमको, बट इफ यू रिमेंबर in terms of capacitance voltage is q by c, वोल्टेज को यहां पे बोलोगे emf is q by c, तो q इक्वल टू c इंटू e। गुड। तो अब करंट फाइंड करना है तो dq by dt। करंट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हम तीनों टॉपिक में आज देख रहे होंगे तो emf को करंट को कंपेयर करना चाहते हैं। दैट्स द होल पॉइंट हियर, यू वांट टू कंपेयर emf एंड करंट। तो emf तो पता है, करंट को कंपेयर करना है तो करंट फाइंड करो, dq by dt, dt of ce, right, put it there। तो c d by dt, तो c d dt of E0 sin omega t, E0 पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट विल बी टेकन आउट, देन टेक डेरिवेटिव ऑफ sin omega t which is cosine omega t into omega। if you want to find out what is the peak value of current, put omega cos omega t as 1, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट c E0 ओमेगा। तो करंट का इक्वेशन मिल गया आपको, I इक्वल टू I0 cosine ओमेगा t। तो EMF था साइन, करंट है कोसाइन, तो करंट इज लीडिंग एंड EMF इज लैगिंग। गुड। तो सिमिलरली इस इक्वेशन से E0 by I0 विल बी 1 upon omega c, 1 upon omega c, और E0 by I0 को E0 by root 2 upon I0 by root 2 कर दिया तो वो आ गया 1 by omega c, but E0 by root 2 is ERMS, I0 by root 2 is IRMS। तो ERMS upon IRMS which is 1 upon omega c, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फाइन। तो इतना हमने कल देखा था। नाउ गोइंग अहेड, अब हम तीनों के तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लगा देंगे सर्किट में, और उसको हम बोलेंगे LCR सर्किट। तो AC कनेक्टेड, AC सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, LCR सर्किट। ओके, देन हमारे पास एक सर्किट है,
in which you will have all this L, C and R, और यहाँ पे आपने AC सोर्स कनेक्ट कर दिया है वैसे। L, C and R, ये आ गया आपके पास LCR सर्किट। The whole point is the same, मतलब exactly same चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या करना है, ultimately you need to compare again EMF and current। अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ EMF है E, आपको ये पता होना चाहिए कि there will be some drop of potential across inductor, some drop of potential across capacitor and across resistor। तो ये इसको मैं बोलूंगा E L, इसको मैं बोलूंगा E C, इसको मैं बोलूंगा E R, राइट। हो सकता है बुक्स में नोटेशन अलग हो, तो लेट मी जस्ट फॉलो योर नोटेशंस। सो नोटेशन डजंट मैटर रियली, कॉन्सेप्ट शुड इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। तो ठीक है, नोटेशन जो भी होंगे, मे बी दीस आर द नोटेशन, शायद तो यही यूज किया था। एनीवेज, आइडिया इज, सबसे पहले यू शुड नो कि E, जो भी आपने सोर्स कनेक्ट किया है, उस सोर्स का एनर्जी कौन यूज करेगा, जो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब उसको बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स। तो और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ही आता है बेसिकली, समेशन ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक ही सोर्स है, प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग लिखते हैं नेगेटिव, इसलिए हम लिखते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ माइनस सोर्स ऑफ आई आर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और हमारे केस में एक ही है ये, और ये तीन है। कौन कौन से तीन है, यू हैव EL plus EC plus ER, and from Ohm's law you know that EL is E is I into R, लेकिन EL is I into XL। EC will be I times of XC, and similarly ER will be equal to I times of R। Good। एक छोटा सा प्रॉब्लम है दैट आप डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इट्स नॉट सिंपल एडिशन। क्योंकि देखो, सिर्फ रेजिस्टेंस था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आ गए, तो इंडक्टर और कैपेसिटर जब आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट और ईएमएफ दे आर नो मोर इन फेज। एक केस में लीड होता है करंट, एक केस में लैग होता है करंट। तो डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट हियर। यू कैन नॉट राइट डाउन E इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER। तो सबसे पहले यू हैव टू सी, हम लोग करंट का डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन आ गया। लेट्स से, लेट अस से दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। देन इफ यू रिमेंबर, जब आपके पास सर्किट में सिर्फ रजिस्टर हो, ओनली रजिस्टर, नथिंग एल्स, तो करंट एंड ईएमएफ दे आर इन फेज, नो लीड नो लैग। मतलब उस केस में मैं ईएमएफ का फेजर दिखाऊंगा अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको मैं बोलूंगा ER। और इंडक्टर के केस में कौन लीड कर रहा था, ईएमएफ। कितने से कर रहा था, π/2, मतलब 90 डिग्री। मतलब ये आ गया EL बट ओवर हियर, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास EL। और इन केस ऑफ कैपेसिटर कौन लीड कर रहा था, करंट। कितने से, 90। मतलब ईएमएफ क्या कर रहा था, लैग। तो ईएमएफ क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। तो ईएमएफ वाज लैगिंग बिहाइंड। तो ये आ गया आपके पास EC। तो यू हैव EC। गुड, क्लियर यहां तक। तो पहले तो आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू ड्रॉ डायग्राम। अब करंट का जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, वी डोंट नीड करंट हियर।
यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि अगर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तो करंट और ER दे आर इन फेज, नो लीड नो लैग. But if you have only inductor, EMF leads by 90 degree. अगर only कैपेसिटर तो EMF lags by 90 degree. Very good. और अब इसमें दो केसेस बनते हैं in reality. There are two cases. Case one, हम एक ही केस डिस्कस करेंगे. अब देखो डिपेंड करता है क्योंकि EL और AC they are opposite vectors. तो डिपेंड करेगा AC की वैल्यू ज्यादा है कि EL की. तो अगर EL is greater than AC आया, इसका मतलब इन दोनों को आप करोगे सबट्रैक्ट, और डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ. क्यों ऊपर की तरफ? बिकॉज EL इज ग्रेटर देन EC. तो रिजल्टेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है जो बड़ा वेक्टर होता है. तो दिस इज अ बिग वेक्टर ना. तो यू हैव दिस एज EL माइनस EC. अब इन रियलिटी हमें तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखना है, ER का, EL का और EC का. हमने किसका देखा अभी तक? सिर्फ दो का. उसमें से इफ यू सी, उसमें से EL माइनस EC यहां पे आ गया, और ER अभी तक हमने देखा नहीं. दिस इज ER, दिस इज ER, दिस इज व्हाट यू विल गेट. और ये है आपके पास EL माइनस EC. देन अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो इट विल बी समवेयर ओवर हियर. क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अराउंड द डायगोनल. तो ये आ गया फाइनली आपके पास E. गुड, ये आ गया फाइनली आपके पास E आ गया. देन ये जो एंगल बनता है, EMF ने जो एंगल बनाया, इसको बोलते हैं फाई, फेज डिफरेंस. क्यों? क्योंकि करंट कहां था? यहां पे था. तो व्हाट डू यू सी कि इन सच केसेस देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF. और इस केस में हु इज लीडिंग? EMF. क्यों? क्योंकि EMF एंटी क्लॉकवाइज में आगे चल रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई, एंड करंट इज लैगिंग बिहाइंड. गुड गुड. देन अब अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, if you are able to look at it very clearly, you will see one thing, that is, आपको पता है वेक्टर्स को आप पैरेलली मूव कर सकते हो. तो you can see you have a right angle triangle with E as hypotenuse. तो आप लिख सकते हो E स्क्वायर इक्वल टू, ये ER है, ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर. गुड. तो E स्क्वायर इक्वल टू, बट ER वाज IR, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस EL इज IXL माइनस IXC का स्क्वायर. तो E स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये I कॉमन हो गया तो I का स्क्वायर और XL माइनस XC का स्क्वायर. राइट. अब बाय ओहम्स लॉ हमको पता तो है, जैसे ER इक्वल टू IR है, EC इक्वल टू IXC है, EL इक्वल टू IXL है, वैसे ही E इक्वल टू हम लिख देंगे IZ. क्यों लिखा IZ? क्योंकि ये EMF E ये कहां से आया? ये EL और EC के रिजल्टेंट और ER के रिजल्टेंट से आया. मतलब इसमें इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया. मतलब तीनों टाइप के रेजिस्टेंसेस यहाँ पे है, तीनों टाइप के अपोजिशंस है. कौन कौन से? इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टेंस. राइट. तो तीनों का ओवरऑल अपोजिशन, ओवरऑल इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम E को लिख सकते हैं I into Z, where Z is called as impedance. Good. Then substitute कर दो तो you will get I square Z square equal to I square कॉमन निकाल लो, R square प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. I square कैंसल. तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. This is called as impedance of a circuit. Good.
आप इस पे से आप इम्पेडेंस ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। इम्पेडेंस ट्राइंगल मतलब यही है, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू, यही है। सिर्फ ई की जगह पे आप लिखोगे आई जेड, और आई को बाद में डिलीट करने वाले हैं हम लोग, तो ई की जगह पे आई जेड, ई आर की जगह पे आई आर, और ई एल माइनस ई सी की जगह पे आई एक्सएल माइनस एक्स सी। आई विल बी कैंसल आउट, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ना, तो यू कैन कैंसल इट आउट, नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हो इम्पेडेंस ट्राइंगल। आपको अगर ये पता करना होगा कि ईएमएफ कितने फेज से लीड कर रहा है, क्योंकि ईएमएफ लीड कर रहा है तो पक्का है, तो क्या करोगे, tan फाइल लोगे। व्हाट इज tan अपोजिट साइड, xl माइनस xc अपॉन r, राइट, opposite upon adjacent, this is what you have. Good, this is how you find out what is phase difference between EMF and current. क्लियर यहां तक? अब जो केस 2 था इसमें उल्टा होगा, EC इज ग्रेटर देन EL, तो उस केस में सिर्फ ऐसा ही होगा, बता देता हूं। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड केस, केस नंबर 2, अगर आप ऐसा करोगे, केस नंबर 2 में वी कैन टेक EC ग्रेटर देन EL, देन व्हाट यू विल हैव इज, EC का वेक्टर बड़ा दिखाना पड़ेगा आपको, ER यहां पे होगा, EL यहां जाएगा, तो दिस इज EL, दिस इज ER, दिस इज EC। तो क्योंकि EC इज ग्रेटर देन EL है, तो इन दिस केस द रिजल्टेंट दैट यू विल गेट इज हियर, ये ऐसा आपको मिलने वाला रिजल्टेंट, तो ये आपको मिल जाएगा EC माइनस EL। अब व्हेन यू लुक एट दिस, so this is what you see. Good. अब EC minus EL और ER, these two vectors start from the same point. The resultant कहाँ जाएगा? Along the diagonal, मतलब somewhere over here. This is what? This is E. This is what? This is phase difference. मतलब what do you see? Current is leading and EMF is lagging, क्योंकि EMF ये clockwise में आगे है अब। Good. Again by the same logic, you can keep it over here. और आप ये जो ट्राइंगल बनता है इसको आप बोलोगे इम्पेडेंस ट्राइंगल इन दिस केस। तो जो ट्राइंगल बनेगा, सॉरी फॉर दिस, इसको बोलोगे इम्पेडेंस ट्राइंगल। वापस है सेम, यहां पे आप लिख दोगे E की जगह पे Z, ये था आपके पास EC माइनस EL, तो ये बन जाएगा आपके पास XC माइनस XL, और ये बन जाएगा आपके पास R। नाउ इफ यू टेक tan phi, इट इज XC माइनस XL बाय R, तो सिर्फ यहाँ पे XL माइनस XC था, यहाँ पे XC माइनस XL है। और अगर आपको इम्पेडेंस निकालना हो Z, तो एक मेथड तो मैंने आपको बता ही दी थी, यहाँ ये मेथड 1 था ना, मेथड नंबर 1, where you use right angle triangle, and in this case hypotenuse square is side square plus other side square in terms of EMF। लेकिन डायरेक्टली यहां से भी तो कर सकते हो ना, क्या आएगा, Z स्क्वायर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, तो ऐसा भी अल्टीमेटली यू गेट द सेम थिंग, राइट। तो इम्पेडेंस चाहे वो इस केस में हो चाहे दूसरे केस में हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब
EC was greater, EL was greater than EC, तो XL minus XC आएगा यहाँ पे. When EC is greater than EL, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा XC minus XL का स्क्वायर. Done. Good. Good. Then next topic. अब नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली मेरे ख्याल से ऑसिलेशंस है, हाँ, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे क्योंकि इससे कनेक्टेड है रेजोनेंट सर्किट्स, सीरीज रेजोनेंस. ये कनेक्टेड टॉपिक है तो हम पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं. सो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दैट. तो अब दो टाइप के रेजोनेंट सर्किट है. पहले रेजोनेंट सर्किट क्या है वो समझ लेंगे. तो बेसिक आइडिया को ध्यान में रखना, लिखना इज नॉट एन इशू, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग. एक तो जब आपके पास एक सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स हैं तो आप आर की जगह पे लिखोगे जेड इंपेडेंस. ये आएगा आपके पास E बाय जेड इक्वल टू आई. और आपको यहां से समझना है कि अगर मेरे पास इंपेडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, या फिर अगर इंपेडेंस मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है. तो ये जो दो कंडीशन है इसको बोलते हैं रेजोनेंस. सो इन एन एलसीआर सर्किट, अभी एलसीआर है या फिर एलसी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पता होना चाहिए व्हेन यू हैव impedance either minimum or maximum, then the value of current is maximum or minimum. This condition of minimum or maximum impedance is called as resonance, and such circuits are called as resonant circuits. तो दो टाइप के रेजोनेंट सर्किट हमको देखने हैं. और डेफिनेटली यू शुड नो व्हाट इज जेड. जेड तो पता ही है ना आपको, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर या फिर एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर. फर्स्ट टाइप इज सीरीज एलसीआर. मतलब यही सर्किट की बात हो रही है. तो सीरीज रेजोनेंस में, ये सीरीज रेजोनेंस है, सीरीज एलसीआर सर्किट इज सीरीज रेजोनेंस. तो इसको आप बोल सकते हो सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस. तो अब इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग. करना क्या है, कुछ नहीं, यही है, यू ऑलरेडी नो. आपको सब कुछ तो पता है. अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो वी नो दैट in a series LCR circuit E equal to IZ, I equal to E by Z, but Z is under root of R square plus XL minus XC square provided. लिख देता हूं मैं, you should know. ऐसा कब लिखते हो, जब when EL is greater than EC. EL greater than EC, सही है. But what was EL? IXL. What was EC? IXC. II cancel. तो XL is greater than X. Good. Right. As I told you, we are talking about resonance here. तो impedance या तो minimum होगा या फिर maximum होगा. अच्छे से समझ लो, minimum impedance कब होगा, या तो जीरो होना चाहिए. जीरो यहाँ हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने XL और XC को इक्वल कर भी दिया, हाँ, लेट्स से इफ आई मेक XL एंड XC इक्वल, उस केस में भी सिर्फ जो सेकेंड टर्म है, दिस वन, दिस बिकम्स जीरो, राइट. रेजिस्टेंस को जीरो कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? थिंक लॉजिकली, सोचो. आप यहाँ पे इंडक्टर यूज करोगे, मतलब एक मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा. हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता ही है, आप चाहो या नहीं चाहो, इट विल ऑलवेज हैव सम रेजिस्टेंस, राइट. तो आर तो जीरो हो ही नहीं सकता, इन शॉर्ट, राइट. आर कैन नॉट बी जीरो. वायर लगाओगे, वायर कनेक्टर्स कनेक्ट करने के लिए वायर लगाओगे. द मोमेंट यू कनेक्ट वायर, वायर हैज रेजिस्टेंस, तो यू कैन नॉट मेक इट जीरो. मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपेडेंस is when you do not have this term, right? That is the minimum. Okay. और ये टर्म कब नहीं होगा? ये टर्म तब नहीं होगा
व्हेन XL इक्वल टू XC है तब, राइट। ये कंडीशन मैं बाद में भी यूज करने वाला हूं, तो याद रखना। तो आपको मिल जाएगा E अपॉन R स्क्वायर का रूट, तो E बाय R, राइट। गुड। तो दिस इज व्हेन यू हैव इम्पेडेंस मिनिमम, मतलब करंट मैक्सिमम, क्योंकि impedance and current are inversely proportional to each other. Impedance minimum मतलब current is maximum. Very good. Clear? तो अब होगा क्या इस केस में, and you should know कि ये XL और XC इक्वल कब होंगे, पहले तो ये भी समझ लो। XL और XC इक्वल कैसे हो सकता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो to go one step behind to tell you how XL and XC can become equal, अगर आपको याद होगा XL क्या था, ओमेगा L, XC क्या था, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा क्या है, इफ यू रिमेंबर, ओमेगा वाज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम F को चेंज कर रहे हैं। हमने F को चेंज किया, मतलब क्या चेंज हुआ, ओमेगा चेंज हुआ, मतलब क्या चेंज हुआ, बोथ XL एंड XC, क्योंकि XL भी ओमेगा पे डिपेंड करता है और XC भी ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया, उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा चेंज हो गया, उससे XL और XC चेंज हो गया। एक स्टेज ऐसा आएगा जब यू विल गेट XL इक्वल टू XC, राइट। तो ऐसे केस में मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, तो आई विल नो दिस, तो यू शुड नो, ये जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यू डायरेक्टली हैव Z इक्वल टू R, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये तो गया यहां से, राइट। तो Z इक्वल टू R आ गया, मतलब इंपेडेंस क्या हो गया, मिनिमम, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। वेरी गुड। तो अब हमने क्या चेंज किया था, F चेंज किया था, F फ्रीक्वेंसी चेंज किया था। गुड। और जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC इक्वल हो गए उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। The frequency at which XL and XC become equal is called as resonant frequency. So XL equal to XC. What is XL? Omega L. 1 upon omega C. You will have here omega square equal to 1 upon LC, क्योंकि ओमेगा शिफ्ट कर दिया, L को शिफ्ट कर दिया। Then you will have omega equal to 1 upon root of LC. What is omega? 2 पाई F R, क्योंकि ये रेजोनेंस है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे, इस पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे XL और XC की वैल्यू सेम हुई, बाकी किसी पे नहीं होगा। 1 अपॉन रूट ऑफ LC। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। ये हो गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इफ यू नाउ प्लॉट द ग्राफ ऑफ करंट against frequency, so if you plot frequency here, if you plot current here, as I told you, होगा क्या इसमें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे current will increase at one value of frequency, FR, impedance becomes minimum, current becomes maximum, और उसके बाद वापस से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट पास हुआ, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे एम्पेडेंस था मिनिमम, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये जो सर्किट होता है ये सिर्फ उसी करंट को अलाउ करता है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FR, मतलब इट अलाउज ओनली वन सिंगल सिग्नल, इट अलाउज ओनली वन करंट बिलोंगिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बाकी वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, बिकॉज इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है, आपने यूज किया है डेली लाइफ में, किया ही होगा, रेडियो ट्यूनिंग। पुराने रेडियो को ट्यून करते थे, ऐसा खर आवाज आती थी, फिर एकदम से क्लियर आवाज आ गई, तो क्या हुआ, ये हुआ,
द मोमेंट यू हैव ट्यून्ड इट प्रॉपरली, मतलब XL इक्वल टू XC हो गया, और XL इक्वल टू XC होना मतलब इम्पिडेंस मिनिमम होना, इम्पिडेंस मिनिमम हो तो करंट मैक्सिमम होना, तो उस केस में सिर्फ एक ही सिंगल सिग्नल पास हुआ वहां से, राइट। देन यू हैव सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट, मतलब रेजोनेंस सर्किट, उसको आप बोलते हो पैरेलल रेजोनेंस। इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में यू हैव ओनली L and C, you do not have R. You do not have R over here. ओके, तो यहाँ पे AC सिग्नल होगा, यहाँ पे L लगाओ या ऊपर L लगाओ, डजंट मैटर, यहाँ पे C लगाओ, डजंट मैटर एट ऑल, इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट वेयर आर यू कनेक्टिंग व्हाट थिंग, सिर्फ एक L दिखाना है, एक C दिखाना है। दिस इज इंडक्टर L, this is capacitance का C, and this is alternating EMF. Good. अब basics of physics should be very clear. When you connect two things in parallel, what is same? Potential drop, मतलब EMF is same. मतलब ऊपर के और नीचे के कंपोनेंट के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस है E और E, क्योंकि कनेक्ट क्या किया आपने E, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे EL इक्वल टू EC इक्वल टू E, राइट। बट वेट अ मिनट, डू यू नो, इफ यू नो ऑफ कोर्स, करंट इज नॉट द सेम। यहाँ पे करंट आया आए, ऐसे नॉर्मली तो करंट दिखा नहीं सकते, यू कैन नॉट शो एरो हियर, द मोमेंट यू शो एरो यहाँ तुमको समझा ही नहीं एसी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल करंट है, राइट, नहीं दिखा सकते, बट आपको समझने के लिए ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट होगा आई एल, यहाँ पे होगा आई सी, यस, जस्ट टू टेल यू, यू कैन नॉट शो इट, दैट्स नॉट करेक्ट, जस्ट टेल यू। तो टोटल करंट आई हम लिख सकते हैं आई एल प्लस आई सी, लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट होता है लैग, कैपेसिटर के केस में करंट होता है लीड। इसका मतलब यू कैन नॉट डू दिस, तो करना क्या पड़ेगा? क्या सेम है? EMF। अभी तक हम लोग करंट को फिक्स करते आए थे अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि करंट सेम था। करंट सेम क्यों था? क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है, पैरेलल में कौन सेम होता है? EMF। तो यहाँ पे पहले क्या फिक्स करेंगे? EMF। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ EMF। अब अगर इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है, तो इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है? इंडक्टिव में क्या करता है? लैग करता है। तो ये आ गया आपका करंट IL। कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करता है? ओके, तो ये आपके पास आ गया IC। नाउ डिपेंड्स कि कौन सा ज्यादा है, IL ज्यादा है या IC ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद है, हमने लिया था IC ग्रेटर देन IL। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो वो लो, लेकिन यू शुड नो द बेसिक्स। तो अगर आप IC ग्रेटर लोगे तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, नहीं तो रिजल्टेंट नीचे आएगा, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, आई थिंक वी हैव टेकन दिस केस IC माइनस IL। तो ये जो IC माइनस IL है ना, दिस इज रिजल्टेंट करंट। तो आप इसको I इक्वल टू IC प्लस नहीं लिख सकते, माइनस लिख सकते हो। I इक्वल टू IC माइनस
IL। अब क्वेश्चन है कि IC और IL निकालेंगे कैसे? फाइंड कर सकते हैं ना। व्हाट इज E? I into R, लेकिन EL will be I into XL और EC will be I into XC, लेकिन EC और EL तो है सेम, तो ये है IL, ये है IC, तो IL क्या मिल गया? E by XL और IC क्या मिल गया? E by XC। सब्स्टिट्यूट कर दो तो करंट I is equal to IC, which is E by XC, E by XL, तो I equal to E 1 upon XC minus 1 upon XL, right? Then what is XC? 1 upon omega C, तो 1 upon omega C is omega C, 1 upon omega L. Do you remember? If you remember, E by Z is I, so what is Z? E by I, Z is E by I, तो मैं ऐसा कर सकता हूं 1 upon ओमेगा C minus 1 upon omega L equal to E by I, है ना? सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया, इसको भी शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। रेजोनेंट सर्किट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था? इंपेडेंस मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मिनिमम का केस तो हो गया, हुआ कि नहीं? मिनिमम का केस हो गया। अब मैक्सिमम का केस, ये क्या है? दिस इज इंपेडेंस, क्योंकि कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इंपेडेंस, क्योंकि ये क्या आता है? Z, तो व्हाट इज इंपेडेंस? तो इंपेडेंस Z इन दिस केस is 1 upon omega C minus 1 upon omega L। पिछला केस था इंपेडेंस मिनिमम का, ये केस है इंपेडेंस मैक्सिमम का। कोई भी नंबर अगर वो फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो मैक्सिमम कब होता है? जब डिनोमिनेटर हो 0। तो डिनोमिनेटर 0 होगा तब जाके आपको इंपेडेंस मिलेगा इंफिनिटी। मैक्सिमम मतलब इंफिनिटी ना। मैंने पूछा सबसे बड़ा नंबर बताओ, क्या बोलोगे? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपेडेंस बताओ, इंफिनिटी। तो कब होगा इंफिनिटी? जब डिनोमिनेटर हो 0। सो Z इज मैक्सिमम मतलब इंफिनिटी बेसिकली इफ डिनोमिनेटर इज 0, मतलब ओमेगा C minus 1 upon omega L is 0। तो ओमेगा C is 1 upon omega L, तो ओमेगा स्क्वायर is 1 upon LC, तो ओमेगा इक्वल टू 1 upon root of LC, but omega is 2 pi times of FR 1 upon root of LC, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR is 1 upon 2 pi root of LC। गुड, फाइन। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो सिर्फ इसमें है कि पिछले केस में वो एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा था, वो एक्सेप्टर सर्किट था। इस केस में जब आप F प्लॉट करोगे अगेंस्ट क्या था यहाँ पे? करंट। तो इस केस में व्हाट यू विल हैव इज समथिंग लाइक दैट। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो करंट कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, एक पॉइंट ऐसा आया। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इंपेडेंस बढ़ रहा है, इंपेडेंस मैक्सिमम हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? मिनिमम। तो डेफिनेटली ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब इंपेडेंस बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा? करंट कम होते गया, कम होते गया, एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आया। कौन सा फ्रीक्वेंसी है वो? FR। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आया FR जहां पे इंपेडेंस हो गया मैक्सिमम, तो करंट होगा मिनिमम ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद वापस से करंट बढ़ेगा। तो ये सर्किट क्या करता है? एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, बाकी सबको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? रिजेक्टर सर्किट, राइट? क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट पैरेलल रेजोनेंस। इसमें हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते। देन वन लास्ट थिंग इज LC ऑसिलेशंस, जो मैं बहुत क्विकली आपको बताने वाला हूं। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, डेफिनेटली नॉट। तो ऐसा है, आपके पास
LC नाम में ही है, LC ऑसिलेशंस, मतलब एक L है एक C है। तो यू हैव अ कैपेसिटर ओवर हियर and you have inductor over here. Then you should know when you have a capacitor which is fully charged. ये आपके पास एक कैपेसिटर है, fully charged कैपेसिटर है, मान लो fully charged है, and you have an inductor, and then there is a key over here, right? जब तक की ओपन है, सर्किट ब्रेक कंडीशन में है, करंट तो फ्लो होगा नहीं। द मोमेंट यू पुट अ की ओवर हियर, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट कहां से फ्लो होगा? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ। कहां से, मतलब सोर्स क्या है करंट का? कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, क्योंकि आप मोबाइल फोन का बैटरी चार्ज करते हो, मतलब वही कर रहे हो, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, तो करंट फ्लो होगा। व्हेन यू पुट की, करंट फ्लो होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा। कौन डिस्चार्ज होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और आपको पता है, आपने ऑलरेडी सीखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि इसमें एनर्जी स्टोर होता है, which is half CV square, if you remember, right? Correct. तो when you put key, current flows मतलब कैपेसिटर starts discharging, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी will now become less and less and less with time. कहाँ गया? लेकिन जब करंट फ्लो होगा, किस में से फ्लो होगा? कॉइल में से फ्लो होगा। ये जो कॉइल है ना, इसमें से जब करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है। और आपको ये भी याद होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनने में एनर्जी लगता है। अब वो एनर्जी कहां से आया? फिर कहां से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से। तो यू शुड रिमेंबर दिस, that when the key was open, capacitor was fully charged, there was no magnetic field at all. When you put the key inside, close the circuit, current starts flowing, capacitor starts discharging by circulating current. This electrostatic energy is being converted into magnetic energy. एक स्टेज ऐसा आएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस इज हाफ हियर। मैं लिख देता हूं, अभी लिखना नहीं चाहिए था, हाफ CV स्क्वायर, दिस इज 0। देन इन दिस केस थोड़ा सा वोल्टेज यूज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा करंट आ गया। आपको याद होगा हाफ LI स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I इज दैट इंटरमीडिएट करंट। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज भी नहीं है, फुल्ली डिस्चार्ज भी नहीं है, तब जो करंट है वो स्मॉल आई है। देन यू विल बी एट अ स्टेज जहां पे ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसका पूरा का पूरा एनर्जी कहां गया? मैग्नेटिक फील्ड में गया। तो यहाँ पे जब पूरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट है, लेट अस से मैक्सिमम करंट है कैपिटल I। इस केस में एनर्जी है यहाँ पे 0, राइट। फिर वापस आपको पता है, बिकॉज द फ्लक्स वाज चेंजिंग, EMF was induced. EMF induced is opposite to original EMF, that is called as back EMF. Then back EMF जनरेट हो गया, बैक EMF जनरेट हो गया, तो वो क्या करेगा? इसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मतलब वो वापस से कैपेसिटर का चार्जिंग चालू कर देगा। लेकिन दिस टाइम, क्योंकि बैक EMF और ओरिजिनल EMF का डायरेक्शन होता है अपोजिट, तो दिस टाइम you will have नीचे का प्लेट पॉजिटिव एंड ऊपर का प्लेट। हाँ, ये सिचुएशन है अगला वाला, मतलब नेक्स्ट स्टेज। तो एट दिस स्टेज इट इज स्टिल डिस्चार्ज्ड, तो कैपेसिटर का वापस चार्जिंग हुआ, मतलब वापस से मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सिर्फ ऐसा है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के पोलैरिटी हो गए चेंज, फिर वापस से वही होगा। तो क्या होगा? ऑसिलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी goes into magnetic goes into electrostatic goes into magnetic, and then again
इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस. सो दिस टॉपिक is nothing but LC oscillations. That is the end of this chapter.